बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे यूनिट 4 में पार्ट 4 की ओर। इसके पहले हमारे लगभग 20 क्लासेस आ चुके हैं प्रधान शिक्षक के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारे क्लासेस को वॉच किया होगा और अगर नहीं किया है तो इन सारे क्लासेस को वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्लासेस टू द पॉइंट डीएलएड के आपके सारे टॉपिक के ऊपर ही आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया जाता है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाता है। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा डीएलएड के ऊपर ई गाइड बुक भी आ चुका है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप इसे हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वह है बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। बिहार में ईसीसी की क्या स्थिति है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए गए हैं। जब आईसीडीएस यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो आईसीडीएस तो पूरे देश में लॉन्च हुआ है 1975 से, तो उस टाइम से काम हो रहा है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हो रहा है जिस स्तर पे होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे परंतु नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित ढांचे में समाहित होने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना जो है वो बाकी है। ठीक है, तो शिक्षकों को प्रस्तावित 5 वर्षीय बुनियादी अवस्था की शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया जाना है। तो सबसे पहला कार्य है कि जो 5 इयर्स का फाउंडेशनल स्टेज है उसके लिए स्पेशल टीचर चाहिए। और इसके लिए अब जो है वर्तमान समय में एनटीटी कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है और कुछ संस्थाएं भी करवा रही हैं। आने वाले टाइम पे इसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं, डाइट लेवल पर भी होना चाहिए। और जितने भी चूँकि डीएलएड और बीएड अलग अलग जो कोर्स होते हैं शिक्षक प्रशिक्षण के, उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, अब जो इसके जगह पर इंटीग्रेटेड बीएड लॉन्च किया जा रहा है, जिसके साथ आप ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ कर सकेंगे। तो इंटीग्रेटेड बीएड जब लॉन्च हो जाएगा तो इसका मतलब है कि डीएलएड और बीएड जो अलग अलग 2 कोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और वो जब ख़त्म होंगे तो जिन कॉलेजेज में, जिन डाइट्स में अभी इन दोनों को चलाया जाता है, ठीक है, डाइट में तो बीएड होता नहीं है, डाइट में केवल डीएलएड होता है, तो अब वहाँ पे एनटीटी का कोर्स करवाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही इंटीग्रेटेड बीएड और बीएससी बीएड को भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग अब देखते हैं कि कितना जल्दी कार्य होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसे शिक्षकों को तैयार करना है जो इस 5 वर्षीय ढांचे के लिए फिट हो सके। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है कि अतः यह जरूरी है कि इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान दिए जाने वाली देखभाल एवं शिक्षा के द्वारा उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। तो जो बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या स्थिति है इसको समझते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोगों को पता है कि हमारा बिहार जो है वो 3रे पायदान पे पहुंच जाता है। उपलब्ध जनसंख्या को विकसित मानव संसाधन बनाने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की समुचित देखभाल और शिक्षा पर बल दिया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही देश को विकसित बनाने के लिए मजबूत आधार होता है और इस मजबूत आधार के लिए बालक का सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको हम लोग आईसीडीएस के नाम से जानते हैं, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके जो मुख्य घटक हैं इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एवं विकास, पोषण से संबंधित परामर्श, यहाँ पे पोषण का उच्चारण देख लेंगे, मूर्धन्य से होता है ना, मिस्टेक हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण, सामुदायिक जागरूकता इत्यादि है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया गया है और अभी वर्तमान समय में आंगनवाड़ी केंद्र ही इसके प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में है, जहां पे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको संपादित किया जा रहा है। और इसको संपादित करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का चयन किया जाता है जो इस कार्य को करती रही हैं। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और इस पर बहुत जल्द हम लोगों को काम देखने को मिल सकता है। इस कार्यक्रम से पूरे बिहार में भी शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रभावी नींव पड़ी है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ज़मीनी स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है टीकाकरण वाला। तो टीकाकरण का कार्य निश्चित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से
बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इन केंद्रों पर 0 से 6 आयु समूह के बच्चे और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वह तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण हैं। आंगनबाड़ी के मुख्य हितधारकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बालक और अभिभावक, आंगनबाड़ी सहायिका, CDPO और वह अन्य शामिल हैं जो सक्रिय रूप से सभी वर्ग के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी स्तर पे कार्य करने वाले घटक के रूप में आप कह सकते हैं कि कौन कौन से लोग शामिल हैं या कौन कौन से संस्थाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर अगर मानव संसाधन की बात करेंगे तो मानव संसाधन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, अभिभावक आ जाएंगे, है ना, आंगनबाड़ी सहायिका आ जाएगी, CDPO, इसके अलावा वहाँ पे सुपरवाइजर्स भी होते हैं जो हर एक आंगनबाड़ी का विजिट करते हैं और उससे संबंधित जो रिपोर्ट्स है उसको फीडबैक के रूप में देते हैं। तो ये सारे जो मानव संसाधन के रूप में है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य करते हैं ICDS के तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 आयु समूहों में विभाजित किया गया है। इसमें जो पहला आयु समूह है वो है 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों का आयु समूह, जिसको हम लोग नर्सरी, LKG और UKG नाम दे सकते हैं, है ना। और इसके बाद दूसरा जो हमारा समूह है वो है 6 से 8 आयु वर्ग का, जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 2-3 तक जाता है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल से तथा 6 से 8 वर्ष के बच्चे सरकारी या निजी विद्यालयों से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अपने घर के समीप ही पोषण और शिक्षा आसानी से प्राप्त होने के कारण अभिभावक और बच्चे दोनों सकारात्मक रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित हैं एवं सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे पूरक पोषण, पोषण प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, खेल खिलौने इत्यादि का लाभ उठा रहे हैं। इससे न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास की दिशा में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सुधार किए जाने की ज़रूरत है। हम सभी लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों की वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा है, हम सभी को पता है, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बहुत सारी खामियां भी होती हैं। तो इन खामियों को अगर दूर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इस कार्य में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। आगे है राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का अर्थ। अब देखिए, विश्व स्तर पर हुए शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है, एक निष्कर्ष के रूप में लोगों के सामने यह रिजल्ट आया है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वह 6 वर्ष की आयु तक सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। लगभग 85% इंसान का जो डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट है ना, दिमाग का डेवलपमेंट, वो 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो विश्व स्तर पर हुए शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बच्चों के जीवन के शुरुआती वर्ष, जीवन के प्रथम 6 से 8 वर्ष उनके संपूर्ण जीवन के विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह अवधि उनके मस्तिष्क के विकास के लिए काफ़ी महत्व रखती है। यदि ये प्रारंभिक वर्ष समृद्ध मानव सामाजिक एवं भौतिक परिवेश से पोषित हों तो बच्चों की क्षमताओं के पूर्ण विकास की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। निश्चित रूप से अब देखेंगे कि जिन छोटे छोटे बच्चों को उनका परिवेश बहुत अच्छा मिलता है, उनका माहौल बहुत अच्छा मिलता है, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहीं जिन बच्चों का परिवेश अच्छा नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, चाहे वो परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति हो, चाहे किसी तरह की दुर्घटना हो, अगर किसी प्रकार से बच्चे को उचित परिवेश नहीं मिलता है तो फिर बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट गड़बड़ हो जाता है, उसमें बहुत तरह की परेशानियां आ जाती हैं। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की 5 वर्षीय बुनियादी अवस्था की बात करती है। जैसा कि हम लोगों ने न्यू स्ट्रक्चर को देखा और समझा है, 5+3+3+4 का यह स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहला स्टेज हमारा जो है 5 का वो ECCE का ही है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम होना है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क होना है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। इसमें पहला जो चरण है वो प्री स्कूल या बाल वाटिका की वर्षों का है।
आमतौर पर 3 से 6 वर्ष के अधिकांश बच्चे किसी न किसी औपचारिक या अनौपचारिक कार्यक्रम जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, नर्सरी स्कूल या स्कूलों के प्री प्राइमरी खंड में भाग लेने लग जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास कैपेसिटी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में, किंडरगार्टन में, किडजी में, बहुत तरह के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वहाँ पे डालते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वे आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो भारत में यह समय आज तक स्कूल प्रणाली से बाहर रहा है। जैसे तैसे इसकी शिक्षा दीक्षा होती रही है ना। प्रणाली जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उस सिस्टम से अभी तक ये बाहर था। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम क्या था, 10+2+3 का। तो 10 का मतलब हो गया क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक। जब बच्चा क्लास 1 में है यानी कि 6 वर्ष का हुआ तो वो क्लास 1 में सीधे सीधे आ गया और उसके बाद वहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू हुई। और आप पुराने समय के बुक्स को देखेंगे तो पाएंगे कि जब प्रारंभिक स्तर पे बच्चों की पढ़ाई शुरू होती थी तो उसमें इंग्लिश शामिल नहीं थी, कुछ और अन्य विषय शामिल नहीं थे, बहुत ही आसान से सब्जेक्ट शामिल थे। फिर 2010 में जब चेंजिंग हुआ तो वहाँ पे क्लास 1 से इंग्लिश का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे कालखंड बदलता है, तो युग के परिवर्तन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो शिक्षा नीति में भी बदलाव आया। तो अब जो है 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 3 वर्ष के उम्र से बच्चों के पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है। और अब यह शिक्षा नीति का एक पार्ट हो चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वर्क होने की संभावना है और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि NAP 2020 को पूर्ण रूप से लागू करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो फाउंडेशनल स्टेज है उस पर जम करके मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें भारत में जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अभी तक के समय तक यह जो है स्कूल प्रणाली से बाहर रहा है, लेकिन अब इसे एजुकेशन सिस्टम में शामिल किए जाने की बात की गई है। NAP 2020 ने इसे औपचारिक स्कूल प्रणाली में शामिल करते हुए स्कूली ढांचे में एक अहम परिवर्तन किया है। इस प्री प्राइमरी के बाद का चरण प्राथमिक कक्षाओं का है। इसमें 6 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। इसके बाद NAP 2020 के अनुसार अब जो प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 2 तक एक निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है। एक कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम में ये शामिल किया जा चुका है। तो अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी देखने को मिलेगा। बिहार में विगत कुछ वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या संबंधी बहस ने सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। इससे यह साफ तौर पर पता चलता है कि प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न आयामों को महत्व दिया जा रहा है। राज्य में इस स्तर पर सीखने के प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए NAP 2020 के द्वारा प्रस्तावित मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक 2025 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। हमारा जो FLN यहाँ पे आया है, FLN का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो FLN के ऊपर जो वर्क है, इसका जो टारगेट लक्ष्य है वो है 2026-27। तो 2026-27 तक FLN का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि जो बेसिक लिटरेसी है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो जो फाउंडेशनल स्टेज पर, बुनियादी स्तर पर, यानी कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें ज़रूरत जब पड़ती है, किसी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, छोटे मोटे हिसाब किताब रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, है ना। तो इसको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में शामिल किया गया। जो बेसिक मूलभूत जो ज्ञान होना चाहिए छोटे बच्चे को, उसे उस टाइम तक, उस लेवल तक कंप्लीट करवाना है। यही FLN का लक्ष्य है। और प्रारंभिक विद्यालयों और कक्षाओं में समावेशी माहौल बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र एवं बहुप्रतिभा के सिद्धांत पर अमल करना होगा। शिक्षकों को हर बच्चे की अधिगम क्षमता पर भरोसा जताना होगा तथा उनकी वैयक्तिकता का सम्मान करना होगा।
यह सर्वमान्य है कि शिक्षा में पाठचर्या का नवीकरण और विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलती रहती है। नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के पश्चात यह महसूस किया जा रहा है कि प्रस्तावित नई संरचना एवं सुझावों के क्रियान्वयन के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी तो ये पूरी तरह से ब्लैंक है, पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ स्थान है, तो इसको भरना है और भरने का काम बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, आने वाले लगभग कह सकते हैं कि 5-6 वर्षों में इस पर बहुत ज़्यादा वर्क होगा और तब फिर जा कर के इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। एक और फाउंडेशन स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की विशिष्ट तैयारी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर इस नए ढांचे में समाहित होने के लिए संसाधनों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी इस स्तर पर, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इस स्तर पर टॉय पेडागोजी की ज़रूरत होती है और टॉय पेडागोजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी सरकारों को, और तमाम जो सुविधाएं हैं उसे भी इस स्तर पर, इस लेवल पे बच्चों के लिए प्रदान करना होगा। अब आते हैं विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसको लेकर के चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि विशिष्ट बालक होता कौन है। विशिष्ट का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट का अर्थ है विशेष। विशेष अलग अलग रूपों में हो सकता है, या तो बहुत प्रतिभाशाली हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से सीखने वाला बच्चा हो सकता है, या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा हो सकता है। तो विशिष्ट का मतलब क्या है? वैसे तो प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इस सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों की परिभाषाएं, बहुत सारी चीज़ों के जो टेक्निक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो प्रत्येक बालक जो है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। फिर भी जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शब्द से मुखातिब होते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बालक जो बालकों के सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखता हो वह विशिष्ट बालक कहलाता है। इन भिन्नताओं के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कई समूहों व उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक, शारीरिक क्षमता के आधार पर दिव्यांगता जैसे दृष्टिबाधिता, चलने फिरने में असमर्थता, श्रवण बाधिता, वाणी दोष वाले बालक, सामाजिक दृष्टि से देखें तो कुसमायोजित अथवा समस्यात्मक बालक, हास्य के समाज के बालक इत्यादि। चूँकि इन सभी उपवर्गों से संबंधित बालकों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। क्रुक्सैंक के अकॉर्डिंग कहा गया है कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। तो क्रुक्सैंक एक मनोवैज्ञानिक हुए, एक शिक्षाविद हुए, जिन्होंने ये बताया कि विशिष्ट बालक की परिभाषा उन्होंने दी है जनरली। तो विशिष्ट बालक की परिभाषा को देते हुए उन्होंने कहा कि विशिष्ट बालक वह बालक है जो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से देखें या फिर संवेगात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जो सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न होता है, जो सामान्य समझी जाती है, जो चीज़ें सामान्य हम लोग समझते हैं, एक एवरेज मान करके चलते हैं, अगर वो उस एवरेज से वो या तो एबव है या फिर बिलो है, तो वह नियमित जो विद्यालय कार्यक्रम होता है उससे वो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता है, वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो सकती है, उसमें स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को हम विशिष्ट बालक कहेंगे, ठीक है। तो उनके लिए विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण की ज़रूरत होती है, उनके लिए एक कह सकते हैं कि स्पेशल क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है, उसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। अब इसे विद्यालय में आप लोगों ने देखा, शौचालय की अगर बात करें तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट शौचालय होता है, तो सभी विद्यालय में वो नहीं है, तो अब उसके ऊपर काम किया जाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए 2-2 शौचालय बनाने पड़ेंगे, एक तो बालिका के लिए और एक बालक के लिए बनाना होगा। उसी तरह से
और जो अन्य सुविधाएं जैसे रैंप की सुविधा है। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना है बच्चों को, तो वो सीढ़ी के द्वारा, बच्चे सामान्य बच्चे तो सीढ़ी के द्वारा चले जाएंगे, लेकिन जो दिव्यांग बच्चा होगा, शारीरिक रूप से अक्षम होगा, उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत परेशानी होगी, तो फिर वो सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? तो उसके लिए रैंप की ज़रूरत होगी, ताकि रैंप के सहारे से वो अपने ट्राईसाइकिल के माध्यम से क्लास में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जा कर के वो चीज़ें लागू होंगी धरातल पे। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विशिष्ट बालक की परिभाषा को इस प्रकार से समझाया है कि विकलांगता एक शब्द है। इसने तो सीधे सीधे विकलांग शब्द की परिभाषा दी है कि विकलांगता एक शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि की सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं। एक हानि शरीर के कार्य संरचना में एक समस्या है। एक गतिविधि सीमा एक कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है, जबकि भागीदारी प्रतिबंध है जीवन परिस्थितियों में शामिल होने में एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या। इस प्रकार अक्षमता एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच एक अंतःक्रिया को दर्शाती है जिसमें वह रहता है। तो इस तरह से WHO ने भी विकलांगता की परिभाषा इस प्रकार से दी है। अच्छा, विकलांगजन अधिनियम 1995 जब आया तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि दिव्यांगों की देखभाल और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित किए जाने का अधिकार है। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए। सामान्य स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और दिव्यांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया कराने चाहिए। सभी सरकारी शैक्षिक संस्थान और सहायता प्राप्त संस्थान 3% सीटों को दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखेंगे और 3% आरक्षण का जो सिस्टम आया वो विकलांगजन अधिनियम 1995 के बाद ही आया। तो विकलांगजन अधिनियम 1995 जब हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, उसी टाइम से लेकर के अब जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें दिव्यांगजन के लिए 3% सीटें आरक्षित होती हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया। तो 2016 में विकलांग शब्द को रिप्लेस कर दिया गया दिव्यांगजन से, है ना। तो 2016 के अनुसार समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें तथा ऐसा वातावरण तैयार करें जो पूर्ण समावेशन को उच्चतम सीमा तक बढ़ा सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त रूपांतरण करना, जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब अगर कोई दिव्यांग बच्चा आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो उसके लिए एक अलग से लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में डिफाइन की गई और विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द से रिप्लेस भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। और पहले जो 7 प्रकार के दिव्यांगता थी उसको बढ़ा करके 21 प्रकार किया गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। एक शिक्षक को कक्षा की योजना को बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हर एक बच्चा उस क्लास में अपना योगदान दे, इंटरेक्ट करे, पार्टिसिपेट करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को पहचानता है। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतम स्तर की शिक्षण प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, ऐसा NEP 2020 में प्रावधान किया गया है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ 85 से 110 के बीच होती है। इसी को ध्यान में रखेंगे कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनकी जो IQ होती है वह 85 से 110 के बीच होती है। दूसरी तरफ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, व्यवहारिक रूप से दैनिक कार्यों को करने में सामान्य बच्चों की तुलना में असुविधा का अनुभव करते हैं या और अशक्त होते हैं और इस अशक्तता के फलस्वरूप उनको विशेष प्रकार का परिवेश उपलब्ध कराया जाता है जिससे उसकी अशक्तता से आंशिक या पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति विशेष
या समाज को प्रभावित नहीं करे। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल अशक्त है, जैसे कि अगर वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ठीक है, अगर हम उसको सामान्य विद्यालय में रखेंगे तो उसको कैसे शिक्षित कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है वहाँ के पूरे टीचिंग स्टाफ के लिए, पूरे स्कूल प्रबंधन के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकें होनी चाहिए, ब्रेल लिपि को समझने वाला, उसको समझाने वाला टीचर होना चाहिए, जो हमारे सामान्य विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से जो कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो स्कूल्स होते हैं, जो संस्थाएं हैं, वहाँ पे इन्हें एडमिट कराना चाहिए और वहाँ पे ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस ना करे। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए, ठीक है, तभी उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छे तरीके से हो पाएगी और उसका संवर्धन आगे बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा यूनिट 4 का पार्ट 5, जिसमें हम लोग निःशक्तजन अधिनियम 1995 में जो 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर 1999 और फिर 2016 में जो 21 प्रकार की दिव्यांगता थी, और इसके अलावा हमारे स्कूल में जो विशेष प्रकार की दिव्यांगता होती है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, उन सारे बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास अगला होने वाला है और उससे बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। तो बने रहेंगे हमारे साथ, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।